नमस्कार बच्चों। वोकैबुलरी में हम अभी कुछ इडियम्स पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ मुहावरे पढ़ेंगे। पहला मुहावरा है पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स, ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। अब बेटा इसका मतलब समझ लेते हैं। ये मुहावरा है, पुल का मतलब होता है खींचना और स्ट्रिंग्स का मतलब होता है जंजीरें, ठीक है। तो पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। बेटा एक तो एक्सरसाइज, ठीक है, जो नाउन में होता है उसको हम एक तो ये वाली एक्सरसाइज बोलते हैं। एक एक्सरसाइज टीचर आपको देता है, बोलते हैं होमवर्क करके लाना, ये हम तुम्हें 20 क्वेश्चंस दे रहे हैं, मैं आपको 20 एरर की एक शीट दूं, वो एक्सरसाइज करना हो गया, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई में जो एक्सरसाइज होती है एक ही एक्सरसाइज। बेटा वर्ब में एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज करना, उपयोग करना। इसका मतलब होता है बेटा उपयोग करना, ठीक है। और क्या उपयोग करना? बेसिकली ये यूज होता है अगर कोई आदमी के पास कोई पावर है तो उस पावर का उपयोग करना। जैसे मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, जैसे कोई सीबीआई का अधिकारी है तो वो करप्शन को रोकेगा, भ्रष्टाचार को। पुलिस वाले हैं वो क्राइम को रोकेंगे, अपराध को। तो सरकार जो है उन्हें कुछ पावर देती है ना, पुलिस वालों को, सीबीआई के अधिकारियों को, इनकम टैक्स वालों को। तो जब वो ये सब काम करते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना, अपराधियों को पकड़ना, तो दे एक्सरसाइज देयर पावर, दे एक्सरसाइज देयर पावर। वहां पे आप क्या यूज करोगे? वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब ये नहीं जो उन्हें शक्ति दी है उसका उपयोग करके वो काम कर रहे हैं। समझ आ गई बात? ओके। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज करना, ठीक है, पावर को बेसिकली। अब यहां पे लिखा है टू एक्सरसाइज माने उपयोग करना। अब यहां पे लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस। बेटा इन्फ्लुएंस वर्ड को समझ लो, एक बार समझना पड़ेगा लाइफ में, फिर दोबारा नहीं समझना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बार समझ लो जिंदगी में। देखो बेटा, एक तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, शक्ति, ठीक है, ओके। एक होता है इसका मतलब किसी चीज का आप पे असर होना। अब मैं दोनों को समझा देता हूं, ठीक है, या फिर किसी चीज का आप पे यहां पे प्रभाव होना। अब दोनों चीजों को समझ लेते हैं। पहला देखो, जैसे मान लो मंत्री जी हैं, आपको कैसे याद रखना है? मंत्री जी हैं कोई, मंत्री जी से जान पहचान है अगर आपकी, तो आपने मंत्री जी के कहने से कुछ काम करवा लिया अपना। बोला भाई प्रमोशन चाहिए, बोला अरे मंत्री जी से बात कर लेते हैं, मंत्री जी करवा देंगे, क्योंकि मंत्री जी के पास पावर है, मंत्री जी के पास पावर है, ठीक है। तो मंत्री जी का क्या है बेटा? इन्फ्लुएंस है। मंत्री जी का क्या है बेटा? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है नाम होना, क्षेत्र में शक्ति होना। इन्फ्लुएंस का मतलब अपना प्रभाव होना। जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे, अगर करप्शन खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट अगर नरेंद्र मोदी जी करप्शन खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी एक्सरसाइजिंग हिज इन्फ्लुएंस। मतलब पीएम पोस्ट की जो शक्ति है, अगर उस शक्ति का उपयोग करके, उस पावर का उपयोग करके भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी एक्सरसाइजिंग हिज इन्फ्लुएंस टू इरेडिकेट करप्शन। इरेडिकेट माने जड़ से खत्म कर देना। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी का किसी क्षेत्र में प्रभाव रहना, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में ये सांसद साहब हैं, उनकी चलती है, इनकी चलती है, तो उनका इन्फ्लुएंस है बेटा। समझ रहे हो क्या है उनका इन्फ्लुएंस? अगर आप किसी भी इंसान से कोई काम कराते हो जो पावरफुल है उस क्षेत्र में, तो इसका मतलब आप उसका इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो। जैसे मंत्री जी का नाम लेके चले जाओ, ये काम हो जाएगा, मंत्री जी के पीए ने बोल दिया है, तो इसका मतलब मंत्री जी का इन्फ्लुएंस, मंत्री जी के प्रभाव या शक्ति को आप यूज कर रहे हो। समझ आई बात? दूसरा होता है बेटा असर या प्रभाव होना इन्फ्लुएंस का। सीधा सीधा एग्जाम्पल लो, कुछ लोग कहते हैं हम गांधी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हम गांधी जी तो इंस्पायर हैं लेकिन भगत सिंह से ज्यादा हैं। कुछ लोग गांधी जी को ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को, कुछ लोग, ठीक है, तो अलग अलग विचार वाले लोग होते हैं। कुछ लोग नेहरू जी को, कुछ लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आप जिनसे प्रभावित हो, समझना है, जिनका आप पे असर है,
इसका मतलब उनका आप पे इन्फ्लुएंस है। आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। बाई लगेगा और विद लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वो तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, प्रेपोजिशन तो आपको सेंटेंस में याद करा दूंगा, उसमें कुछ सोच विचार थोड़े ना करना है। प्रेपोजिशंस बेटा कभी याद नहीं की जाती, क्योंकि 20,000 प्रेपोजिशन है, 20,000 प्रेपोजिशंस हैं, कब तक याद करोगे। तो देखो बेटा, गांधी जी, आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जीज थॉट, गांधी जी के विचारों से मैं प्रभावित हूं। कई लोग बोलेंगे हम भगत सिंह के विचारों से प्रभावित हैं, तो भगत सिंह के विचारों से तो आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई, ठीक है। अब केवल गांधी जी और भगत सिंह की बात नहीं है। अगर मान लो आपको सलमान खान अच्छे लगते हैं, किसी को शाहरुख खान अच्छे लगते होंगे, तो आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई सलमान खान, आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई शाहरुख खान। ऐसा भी होता है, किसी को माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, किसी को कटरीना कैफ अच्छी लगती है, तो हीरो में भी होता है। मतलब आप किसी से भी प्रभावित हो, आप किसी से भी प्रभावित हो किसी भी तरीके से, तो आप उसको असर या प्रभाव बोलोगे। बेटा एक वर्ड होता है इफेक्ट। आप जैसे मान लो आप यहां पे आए, आप अपनी क्लास में आए, आपने बोर्ड पे 1 घंटे लेक्चर दिया, अब आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चे आपसे खुश हो गए, बच्चे आपसे बेटा खुश हो गए, तो दे आर इफेक्टेड और अफेक्टेड बाय नहीं होगा, दे आर इन्फ्लुएंस्ड। आप समझ रहे हो ना। पॉजिटिव में जब किसी पे कोई प्रभाव पड़ता है तो उसको इफेक्ट या अफेक्ट ना यूज करके इन्फ्लुएंस वर्ड यूज करते हैं। अरे सीधी सी बात है, बोलते नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये बच्चा तो भैया बिल्कुल चाचा जी पे गया है अपने, तो ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज अंकल। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी भी चीज का कहीं पे असर होना, ये दूसरा मीनिंग है जो मैं भी पढ़ा चुका हूं। इसके पहले मैंने आपको बताया था मंत्री जी का, तो ये मंत्री जी वाला हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब भी सरकारी काम में कभी प्रमोशन होते हैं, कभी कुछ होता है, तो ऐसे मुंह से बता के नहीं होते हैं, छुपके हो जाते हैं। मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं एक आध केस में, ठीक है, वैसे कुछ नहीं होता है, वैसे नियम से ही होता है काम, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी का प्रमोशन पीछे से हो गया, पीछे से मतलब सोर्स लगा के नहीं बोलते, हमने सोर्स लगवा लिया तो हमारा प्रमोशन हो गया, ऐसा बहुत कम होता है बेटा, बहुत ही कम होता है, मैं आपको बता दूं रियल लाइफ में। तो टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली, मतलब आपने उपयोग करा इन्फ्लुएंस शक्ति का सीक्रेटली, तो इसका मतलब होता है पुल स्ट्रिंग्स। अब मंत्री जी हैं, आप यहां पे हो, आपको 2 स्टार से 3 स्टार पुलिस वाले बन गए आप, तो मंत्री जी ने अपनी स्ट्रिंग्स खींच दी, स्ट्रिंग्स को मतलब अपनी जंजीरें खींच दी, माने अपनी शक्ति का उपयोग कर लिया, ठीक है, समझ में। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब इस पे क्या है ना बेटा, सेंटेंसेस के थ्रू इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, सेंटेंसेस के थ्रू। अभी जस्ट 20% है, ये 20% पढ़ाया मैंने। और मैं आपको बता दूं, ईडीएम्स बेटा केवल ईडीएम के लिए नहीं है, इंग्लिश रीडिंग के लिए है। पैरा, जंबल, क्लोज, टेस्ट, पैसेज सब में आता है, तो इंग्लिश रीडिंग के हिसाब से पढ़ना। देखो इन्फ्लुएंस वर्ड मैंने आपको उपयोग करना बताया, साइनो एंटो में वही है वर्ड, एक्सरसाइज भी साइनो एंटो में है, तो साइनो एंटो में भी तो हम आपको बता रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है, तो उसका आपका रिवीजन ही हो रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला एक ईडीएम है पुल अ लॉन्ग फेस, बेटा इसका मतलब क्या होता है, पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है टू लुक सैड। लुक का मतलब होता है यहां पे दिखाई देना, यहां पे दिखाई देना है, ठीक है, और सैड दुखी प्रतीत होना, सैड माने दुखी, लुक का मतलब दिखाई देना यहां पे, ठीक है, यहां पे दिखाई देना है, ठीक है। अब टू लुक सैड इसका मतलब दुखी दिखाई पड़ना। अब पुल अ लॉन्ग फेस, देखो बेटा कई बार क्या होता है ना, आप देखो, आप व्हाट्सएप चलाते हो ना, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप चलाते, उनमें ये गोल गोल ऐसे होते हैं इमोजी, ऐसा इमोजी होगा, फिर हंसने के लिए ऐसा इमोजी होगा, तो ये इमोजी में एक सैड जब होते ना, तो सैड का सिंबल इस इमोजी में बेटा सबको पता होगा लगभग, ठीक है। व्हाट्सएप में ये गोल गोल पीले कलर के होते हैं, इन्हें इमोजी बोलते हैं। ऐसा भी होता है एक सिंबल, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, भावनाओं में बह गया मैं, कोई बात नहीं, ऐसा ये दुख का सिंबल होता है। तो जब लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, अंग्रेजों में ये वर्ड ईडियम अंग्रेजों से है, तो वो दुखी रहते हैं, तो मतलब सैड रहते हो, ऐसा मुंह रहता है उनका, थोड़ा सा ऐसे इधर पे आ जाता है। मैं बना नहीं पा रहा हूं ना, आप ट्राई करना, ठीक है, शीशे में देख के कैसे बनाते हैं, ऐसे मुंह बना के, ठीक है। तो जो फेस है
इसमें ये जो मुंह है ना वो ऐसा रहता है, लेकिन इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं ऐसे, समझ जाओ भाई भावनाओं को, ठीक है। पुल अ लॉन्ग फेस, बेटा लॉन्ग फेस का मतलब ये है, ये वाला इमोजी है, तो मतलब मुंह को थोड़ा सा सिकोड़ लेना, मतलब सिकोड़ना नहीं, खींच लेना ऐसे, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है, ओके, इमोजी देख लेना सीधा सीधा। तो इसका मतलब होता है टू लुक सैड। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है, ठीक है, दुखी होना। तो कोई आदमी अगर दुखी है, नहीं बोलते काहे को सड़ा सा मुंह बनाए हो, तो वो सड़ा सा मुंह का मतलब होता है पुल अ लॉन्ग फेस। व्हाई आर यू पुलिंग अ लॉन्ग फेस? कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा भाई, दुखी मत हो, है, ठीक है, ओके। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है बेटा टू लुक सैड। समझ में आ गई बात? ओके ओके, बहुत बढ़िया चीज है भाई। अब देखो एक ईडियम आपका है पायरिक विक्ट्री। विक्ट्री, इसका मतलब होता है विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट। विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, बेटा विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, पायरिक विक्ट्री, ठीक है। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विक्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? विक्ट्री का मतलब होता है विजय, विजय या फिर जीत। तो किसी को जीत मिलना पहली चीज तो। और पायरिक माने क्या होता है बेटा? देखो ग्रीस में एक शासक था जिससे ये वर्ड आया है, उसका नाम था पायरस, ठीक है, उसका नाम था पायरस, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो बेटा ये रोम पे कब्जा करने की कोशिश करता है, अलेक्जेंडर सिकंदर का ये दूसरा चचेरा भाई रहता है, तो ये पूरे रोम पे कब्जा करने की कोशिश करता है। तो कई देशों से संधि करता है, कई सारे वॉर लड़ता है, लेकिन बेटा अधिकतर वॉर में क्या होता है, अधिकतर युद्धों में क्या होता है, युद्ध निर्णायक तो होते हैं, ठीक है, कई सारे, ये राजा रहता है, ठीक है, ये राजा था ग्रीस के पास में एक आइलैंड का, ठीक है, ठीक है, एक, अब ये ग्रीस पे, ठीक है, रोम पे कब्जा करने की कोशिश करता है, रोम पे, ठीक है, रोम पे। तो कई सारे युद्ध लड़ता है ये, और उसमें होता क्या है कि सामने जीत तो प्राप्त होती है, लेकिन इसके भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं बेटा, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और उन लोगों का क्या होता है, देखो बेटा अगर आप रोम की बात करो तो वहां पे लोग पहले गाड़े नहीं जाते थे, पहले लोगों को वहां जलाया जाता था। तो शाम होती है ना, जब रोज युद्ध खत्म होता है, तो जब शाम होती है ना, तो युद्ध क्षेत्र के पास केवल आग की लपटें दिखाई देती हैं, क्योंकि चिताएं बहुत ज्यादा जलती हैं, रोज चिताएं जलती हैं। क्यों? क्योंकि रोज बहुत सारे आदमी पायरस के मारे जाते हैं, पायरस के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं, तो उनकी चिताएं जलती हैं, जैसे हमारे यानी लकड़ी वकड़ी डाल के। तो इसी से वर्ड आया है बेटा पायर, इसका मतलब होता है चिता अंग्रेजी में, और इसी के बाद बना बेटा फायर, फायर का मतलब आग। तो फायर वर्ड का ओरिजिन फायरस से हुआ है, पायरस से फायर वर्ड का ओरिजिन हुआ है। पहले फायरस से बना फायर मतलब चिता, क्योंकि युद्ध में हजारों आदमी रोज मरते थे, तो हजारों आदमी को जलाते थे, तो चिता की चिताएं दिखती थी, और उसके बाद फिर चिता से जो आग की लपटें निकलती थी उसको ये लोग फायर बोलने लगे। तो फायर माने होता है बेटा चिता, और फायर माने होता है बेटा आग, ठीक है। तो पायरस जो है ना, उससे एक वर्ड निकल के आ रहा फायरिक। अब फायरिक वर्ड का मतलब होता है बेटा जीत तो हो लेकिन हाई कॉस्ट पे। हाई कॉस्ट का मतलब होता है बेटा जीत तो हो लेकिन वो महंगी जीत हो, वो महंगी जीत हो, ठीक है, दाम बहुत ज्यादा चुकाना पड़े। और बेटा विक्ट्री जो है ना, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। कई बार लोग ऐसे दो करके फोटो खिंचवाते ना, ऐसे दो करके, ऐसे ये दो नहीं होता ये बेटा, ये वी होता है, वी, ये विक्ट्री का साइन है। आप जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम भी आपके साथ बेटा फोटो खिंचवाएंगे, तो आपको ऐसे करवाएंगे, बेटा वी दिखाओ, वी, ये दो नहीं दिखाते हैं, वो वी दिखाते हैं। वी का मतलब होता है विक्ट्री, भाई जीत के बराबर ही तो है सिलेक्शन होना। तो कई बार लोग फोटो में ऐसे करे रहते हैं, इसका मतलब है वी, विक्ट्री, विजय, ठीक है। अब फायरिक पे आते हैं, ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं बेटा। हमारे यहाँ पे एक ऐसा और भी युद्ध हुआ है, हमारे यहाँ पे एक युद्ध ऐसा और भी हुआ है। कौन सा? कलिंगा का युद्ध।
कलिंगा का युद्ध, कलिंग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कलिंगा। देखो बेटा 258 ईसा पूर्व में अशोक जो है ना वो सिंहासन पे चढ़ता है, सिंहासन पर उसका कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन का मतलब होता है उसको ताजपोशी मिलती है, कोरोनेशन का मतलब होता है ताजपोशी मिलना, ठीक है। इसके बाद 200 नहीं ये 268 है बेटा, सॉरी 268 है, 265 ईसा पूर्व में मतलब चौथे साल ये कलिंग का युद्ध लड़ता है। ये कलिंग का युद्ध लड़ता है बेटा, कलिंग का। कलिंग कहां पे है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। अब बेटा कलिंग जब अशोक कलिंग पे चढ़ाई करता है तो अशोक राजा, मौर्य वंश का अशोक राजा कलिंग में लड़ाई लड़ता है। और कलिंग में राजा कौन है? ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। कलिंग का राजा कोई नहीं था, कलिंग में राजा नहीं था। जब वो कलिंग पे लड़ाई के लिए चढ़ता है, लड़ाई के लिए इन्वेड करता है, इन्वेड करने का मतलब होता है आक्रमण करना बेटा, इन्वेड करना, इनफिल्ट्रेट करना, इनफिल्टर बेटा देखो, इन प्लस फिल्टर मतलब चाय की पत्ती होती है ना तो उसे छन्नी जो होती है ना उसको इनफिल्टर बोलते हैं। तो छन्नी का मतलब इधर से उस तरफ पानी चला जाता है, चाय चली जाती है। तो इन और फिल्टर, फिल्टर के अंदर से होके कोई चीज निकल जाए तो मतलब दूसरे देश पे आक्रमण करने को इनफिल्ट्रेट बोलते हैं, इनवेड बोलते हैं। ये बस थोड़ा सा सुन लो, इनको पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। इनफिल्ट्रेट, इनवेड या फिर एक्सपेडिशन भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपीडिएट, ठीक है। तो अब देखो बेटा कलिंग में कोई राजा नहीं था, वो एक समुदाय था, महापद्मनंभा उसका नाम था बेटा, महापद्मनंभा। अब होता क्या है, दो पार्टी हो जाती हैं, ठीक है बेटा, ये सारी डेट भी आती हैं एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। तो आपने इन्वेड और इनफिल्ट्रेट का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब होता है आक्रमण करना। बेटा देखो एक तो होता है अशोक, अशोक की सेना, एक होती है कलिंगा की सेना। कलिंगा कहां है बेटा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश का ऊपर ऊपर का पार्ट, उड़ीसा का दक्षिणी पार्ट। बेटा इनके मारे जाते हैं 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं बेटा। और उस जमाने में, आज से 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अशोक के भी 70,000 सैनिक मारे जाते हैं। तो अशोक सबसे पहले अपने सैनिकों को देखता है मरा हुआ, और जब अपने सैनिकों को देखता है तो फिर उस एरिया में भी जाता है जहां पे उनके सैनिक भी मरे हुए हैं। तो उसको मतलब ग्लानी होती है और फिर वो बौद्ध धर्म अपनाना समझ में आ गई बात। तो अशोक की जीत तो हुई थी कलिंग में, लेकिन उसके भी 70,000 आदमी मरे थे। तो ये पायरिक विक्ट्री है। पायरिक विक्ट्री का मतलब जीत तो होना बेटा, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है ना, जीत का जो मूल्य है वो अधिक होना, ठीक है बेटा। अब नौकरी तो आपकी लग जाए, लेकिन नौकरी आपकी तब लगे जब आपके 6, 7, 8 साल पढ़ लो, फिर उसके बाद रेलवे डी ग्रुप में नौकरी करो आप, तो पायरिक विक्ट्री है, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी 1 साल में जॉब लग जाए, और जॉब लगे कम से कम 60-70 हजार की, और दूसरी चीज क्या है 21-22 साल में लग जाए, तो ये होगी एब्सोल्यूट विक्ट्री, कंप्लीट विक्ट्री बोलेंगे इसको। नहीं तो आपकी 7, 8, 29 साल में उम्र में नौकरी लगी, वो भी रेलवे डी ग्रुप में, तो उसको पायरिक विक्ट्री बोलेंगे, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? पायरिक विक्ट्री का मतलब जीत होना, ठीक है, बहुत ज्यादा मूल्य पे। अब एक वर्ड है बेटा क्वीर फिश, क्वीर फिश। क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। बेटा क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रेंज पर्सन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है बेटा। ये सबसे पहले तो इस फिश का मतलब समझ लो, ठीक है। हमारे यहां पे बेटा अगर आप बात करो तो हमारे यहां पे 2 वर्ड होते हैं, भाई और दादा। नहीं बोलते अरे दादा इधर आओ, किसी को भी बुलाना हो हम दादा वर्ड बोलते हैं, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, सम्मान में। हाँ? भाई दोस्ताना वोस्ताना चलता है तो हम नहीं बोलते अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो, ऐसे नहीं बोलते, अरे भाई इधर आओ। समझ में आ रही बात बेटा? अंग्रेजों में ना, अंग्रेजों में अमेरिका में इस भाई की जगह पे, अब आप लॉजिक नहीं लगाना क्यों, लेकिन बोलते हैं हे फिश, ऐसे जैसे हम बोलते हैं अरे भाई, वो लोग बोलते हैं हे फिश व्हाट आर यू डूइंग मैन। मतलब ये है कि वो बुलाने के लिए लोगों को फिश वर्ड यूज करते हैं। और एक अमेरिकन सीरियल है बहुत अच्छा है, प्रिजन ब्रेक, ठीक है, प्रिजन ब्रेक, उसमें यही वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, हे फिश कम हियर, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, चलो मेरे साथ, दोनों क्रिकेट खेलते हैं। तो जैसे अरे भाई सुनो,
सुनो भाई, ठीक है, अरे भाई, तो भाई भाई का जैसे तकिया कलाम होता है हमारे में, अंग्रेजों में फिश बोलते हैं, हाय फिश, ठीक है, हे फिश, लिसन टू मी, मुझे सुनो। तो फिश वर्ड तो उनके लिए प्रोनाउंसिएशन है। यहां पे फिश का मतलब मछली नहीं है बेटा, फिश का मतलब भाई है, समझ रहे हो? किसी को पुकारने के लिए फिश बोलते हो आप। अब जैसे मैं बोलूं कि वो तो बहुत खतरनाक वाला भाई है, वो तो बहुत, तो अब फिश के साथ ये क्वीर वर्ड है ना, जो क्वीर का मतलब बेटा होता है अजीब, क्वीर का मतलब होता है अजीब। तो क्वीर फिश का मतलब हो गया स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज का मतलब अजीब आदमी, नहीं बोलते बड़ा अजीब आदमी यार, ठीक है, कोई आदमी अगर बेतुका व्यवहार करे, ऑकवर्ड हो, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑकवर्ड, मैं पढ़ाऊंगा, तो स्ट्रेंज पर्सन को हम बोलते हैं क्वीर फिश। फिश का मतलब यहां पे बेटा आदमी है, समझ रहे हो ना? हमारे यहाँ पे भी भाई का मतलब, दादा का मतलब आदमी होता है ना, दादा का मतलब ग्रैंडफादर थोड़े ना होता है दादाजी। हम तो किसी को भी अरे दादा सुनो तो, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलते अरे भाई सुनो तो, हे फिश लिसन टू मी। फिश, फिश का मतलब आदमी, फिश का मतलब बेटा क्या हो गया? आदमी। अब क्वीर वर्ड जो है ना, इसको आप थोड़ा सा देखना, क्योंकि अधिकतर बच्चे मुझे ऐसा लगता है 18 साल से ऊपर हैं, तो मैं थोड़ा बता देता हूं बेटा। शादी जो होती है मेल और फीमेल दो के बीच में होती है, ठीक है, दो के बीच में होती है। लेकिन अगर शादी मेल मेल में हो और फीमेल फीमेल में, तो बेटा इनको बोलते हैं गे और इनको बोलते हैं लेस्बियंस, ठीक है। ये एक्चुअल में वर्ड है क्वीर। तो क्वीर शब्द का जन्म तब हुआ जब लोगों में ये आदमी आदमी और औरत औरत में, ठीक है, पुरुष पुरुष महिला महिला की शादी होने लगी। तो पुरुष पुरुष महिला महिला की शादी होगी, तो उन लोगों को वो लोग क्वीर बोलते थे। क्वीर का मतलब बेटा अजीब, समझ रहे हो ना? हमारे यहां पे शादी आदमी की और महिला की होती है ना, लेकिन अगर आदमी आदमी और महिला महिला की शादी हो जाए तो उसे क्वीर, उन लोगों को क्या बोलते थे ये लोग? उन लोगों को क्वीर बोलते थे। क्वीर का मतलब वो लोग बड़े अजीब है, आदमी आदमी, लेडीज लेडीज, ऐसे नहीं होता है। तो क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। तो क्वीर वर्ड जो है ना, इसकी हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, ओरिजिनल हिस्ट्री, आपको एग्जांपल देके नहीं समझा रहा हूं कि ये वर्ड आया भी वहीं से है। क्वीर का मतलब बड़ा अजीब, ठीक है, और फिश का मतलब आदमी। तो क्वीर फिश का मतलब हो गया अजीब आदमी, ठीक है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ये भी इडियम आपने समझ लिया बेटा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप समझना, केवल 20% है। इनको हम 80% पढ़ेंगे सेंटेंसेस में, क्योंकि जो चीज हमने सेंटेंसेस में यूज नहीं की वो तो हमने सीखी ही नहीं, ठीक है। ये बस इंट्रोडक्शन है कि मैं सेंटेंस में यूज करूं तो आपको समझ में आए, ठीक है। एक आपका फिर से मैं इडियम बता देता हूं, फिर से एक इडियम बता देता हूं। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, सेल अंडर फॉल्स कलर्स, ठीक है बेटा, ओके। इसका मतलब होता है अ हेपोक्राइट, अ हेपोक्राइट। बेटा एक ही बार में हेपोक्राइट आपको समझ में आ जाएगा जिंदगी में, ठीक है। बेटा देखो क्या होता है, सेलिंग पे जाना पता है किसे कहते हैं बेटा? सेलिंग पे जाना, सेलिंग पे जाने का मतलब होता है समुद्र में नाव लेके जाना किसी अभियान पे। जैसे समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है, ये धरती है, आप कहीं निकल गए दूर, अपना जहाज लेके आप कहीं दूर निकल गए, ठीक है। समुद्र बहुत बड़ा है, ऊपर हर जगह पे है, आप अपना जहाज लेके कहीं निकल गए, उसे बोलते हैं सेलिंग करना, थोड़ा सा दूर जाना, सेलिंग करना। ये वर्ड सेल होता है, सेल, सेल का मतलब जहाज लेके अपना कहीं निकल जाना, नाव लेके निकल जाना, नाव लेके, छोटी अपनी बोट लेके निकल गए। अब देखो बेटा, पहले क्या था कि अगर आप रोम की बात करो, ठीक है, या फिर आप इंग्लैंड और यूरोप की बात करो, या फिर जापान और चाइना की बात करो, तो वहां पे समुद्र बीच में पड़ता था। तो जब भी युद्ध होते थे तो नेवल वॉर होते थे बेटा, नेवल वॉर। नेवल वॉर का मतलब होता है समुद्र के युद्ध, नेवल माने समुद्र बेटा, हाँ। अब वहां पे क्या होता था, दुश्मन को धोखा देने के लिए, दुश्मन को धोखा देने के लिए, जैसे मान लो कि चीन की सेना, जापान की सेना है, अब वो चीन पे आक्रमण करेगी, तो वो झंडा जो है ना, आक्रमण कर रही है चीन पे, लेकिन झंडा किसका लगा लिया? चीन का। अगर वो चीन का झंडा लगा लेगी, जो चीन की सेना क्या समझेगी, ये तो हमारा आदमी है। पहले भाई झंडों से पहचान होती थी,
क्योंकि हजारों के हजारों बोट रहते थे, हजारों के हजारों नाव रहती थी जिनमें लड़ने आते थे आदमी। अब वहां ध्यान थोड़ा ना रखेंगे ये कल्लू की नाव है, ये बल्लू की नाव है, ऐसे नहीं बेटा। वहां पे झंडा प्रतीक होता था पहचान का। तो अब जापानी सेना अगर अपनी बोट पे धोखा देने के लिए झंडा लगा ले चीन का, तो चीन की सेना तो समझेगी कि ये तो हमारा वो है, वो क्या कहते हैं, जहाज, और फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जापानी सेना घुस जाएगी उनके बीच में, ठीक है, और फिर वो तो मरेंगे मरेंगे लेकिन अपने 10 गुनों को मार देंगे, इनसे 10 गुने ज्यादा लोगों को। तो बेटा कलर्स का मतलब यहां पे होता है झंडा, समझ गए हो। फॉल्स का मतलब है बेटा झूठा, और सेल का मतलब है समुद्र में जाना, और अंडर का मतलब है बेटा झंडे के नीचे। तो सेल करना झंडे के नीचे, सॉरी सेल करना नीचे झूठे झंडे के, तो झूठे झंडे के नीचे सेल करने का मतलब है हैपोक्राइट। हैपोक्राइट का मतलब होता है बेटा बहरूपिया, बहरूपिया। अब अगर आपका कोई दोस्त है बहरूपिया, ठीक है, जो बोलता आपसे कुछ और है और पीठ पीछे आपको, ठीक है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, नहीं बोलते पीठ पीछे से वार कर रहा है, तो उसे आप बोलोगे, ठीक है, आई नो हिम, ही सेल्स अंडर फॉल्स कलर्स, ही सेल्स अंडर फॉल्स कलर्स। बेटा कलर्स का मतलब होता है रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, और रंग बिरंगे कपड़े ही तो झंडे होते हैं। तो सेल्स अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब होता है बीइंग अ हैपोक्रेट। हैपोक्रेट का मतलब होता है बेटा बहरूपिया। हैपोक्रेट का मतलब जो सामने आपको दिख रहा हो वो ना हो, कुछ और हो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ओके, आपको आई थिंक मैंने ये ईडीएम समझा दिया है पूरा, ठीक है भाई। अब आप भूलोगे नहीं इसको, ठीक है बेटा। अभी कुछ नहीं है, ईडीएम में लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत मजा आता है, और हमें तो सारे याद। बेटा जब 1000 होते हैं ना ईडीएम, तो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स, एक का ये अर्थ निकलने लगता है, एक का मतलब 30 ईडीएम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते चलता हूं मैं। और दूसरी चीज देखो बेटा, आपने हिप्रोक्राइट का मतलब तो समझ ही लिया, यहाँ पे कलर्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद एक वर्ड है, एक वर्ड है इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट, ठीक है भैया, इन द लाइमलाइट। ओके देखो बेटा, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है बेटा प्रोमिनेंट। इन द लाइमलाइट का मतलब होता है बेटा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य, ठीक है बेटा, प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य, प्राइम, ठीक है, प्राइमरीली, ठीक है, प्राइम, प्राइम या फिर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके बेटा। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है मैं हिंदी में समझा देता हूं आपको, और आपको इस ईडीएम का भी मतलब समझ आएगा। इन द लाइमलाइट, बेटा आपने कभी ऐसी स्टेज देखी हो, बेटा ये स्टेज है, ठीक है, ड्रामा की, ड्रामा की स्टेज है जहां पे नाटक वगैरह चल रहे हों, ठीक है बेटा, ये नाटक की स्टेज है, यहां पे लोग बैठे हैं, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है बेटा, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब क्या होता है बेटा, लाइमलाइट सुन लो, एक लाइट आती है, पहले क्या था, ये इसका ये लाइट, ठीक है, अब यहां पे एक आदमी खड़ा है, तो जो फोकस लाइट होती है ना बेटा, जो फोकस लाइट, फोकस लाइट, उसको बोलते हैं लाइमलाइट। क्योंकि ये व्हाइट कलर की होती है इसलिए लाइम बोलते हैं इसको, और लाइट व्हाइट कलर की, चूने की जैसी होती है, व्हाइट सफेद रोशनी आएगी। कई बार स्टेज पे सारी लाइटें बंद कर देते हैं, सिंगर गा रहा है, ठीक है, सिंगर गा रहा है, आप गायक हो, आप गा रहे हो, एज्यूम करो लाखों लोग बैठे हुए हैं, तो सिंगर जो गा रहा है ना, केवल उस पे फोकस आता है ऐसे, ठीक है, ये आदमी पे केवल फोकस आता है ऊपर से, तो इसे बोलते हैं इन द लाइमलाइट। मतलब सब लोगों को हटा दिया स्टेज पे, केवल इनको दिखा रहे हैं, ठीक है, केवल इनको दिखा रहे हैं। इन द लाइमलाइट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, मुख्य या प्राइम, ठीक है भैया, ओके। अब ध्यान से सुन लो, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है एक विशेष आदमी हो जाना, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियों में कैसे हो जाओगे बेटा आप, मैंने आपको बोला हुआ है एग्जाम में कोई चीज आपका सिलेक्शन नहीं कराती। अगर सिलेक्शन होगा ना आपका किसी भी परीक्षा में, तो बड़ी मुश्किल से पता चला कोई रैंक मिल गई, कहीं असम फेंक देंगे, कहीं नॉर्थ ईस्ट फेंक देंगे। मैं ये कह रहा हूं रैंक लाने की बात, कि आपको जहां चाहिए, जो डिपार्टमेंट चाहिए वो डिपार्टमेंट मिले। अगर आप ऐसे कर, ठीक है, और आपको ये चाहिए है अच्छे मार्क्स लाना, सिलेक्शन लेना, कॉन्फिडेंट होना, तो आपके लिए रुचि बहुत जरूरी है बेटा सब्जेक्ट में, रुचि, ठीक है,
रुचि कैसे आएगी, वो हम लाएंगे। तो ऐसे नहीं मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़े जा रहे हैं। अब देखो बेटा, आपको रुचि आएगी और आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं रैंक लाओगे। अब आप जाओगे अपने गांव। अब जब अपने गांव जाओगे, अब मेरे हिसाब से तो आपने 6-7 घंटे डेली पढ़ाई की होगी, या मुश्किल से 6 घंटे, मानो मेरी बात। इतने में मैंने भी सिलेक्शन लिया, आप भी ले लोगे। ऐसा कोई नहीं होता है कि दिन रात एक कर दी। आप पढ़ोगे 6-7-8 घंटे, कोर पढ़ाई बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे, आपका 2 घंटे पढ़ना हो सकता है, मेरा 1 घंटे पढ़ना भी ना हो। कॉन्सेंट्रेशन से आदमी 7-8 घंटे पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। इतने में तो नौकरी लग जाती है। 100% कोई रोक ही नहीं रहा अगर वो पढ़े सही तरीके से तो। अब आपकी नौकरी लग गई भाई, अब आपकी नौकरी लग गई, आप एसएससी में हो गए, आपका सचिवालय आप पहुंच गए। अब आप सचिवालय में हो, अब आप घर जाओगे गांव में छुट्टियों पे, ठीक है, क्योंकि आपकी नौकरी लगी हुई है। तो गांव वाले पता है क्या बात करेंगे? जिन लोगों ने हमेशा आपकी बुराई की थी उनकी बात कर रहा हूं। ये देखो, ये है लड़का, दिन रात एक कर दी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं गांव जाता हूं तो क्या होता है, लोग कहते हैं दिन रात एक कर दी इस लड़के ने। आपका भी सिलेक्शन हुआ तो आपको भी बोलेंगे। तो उस टाइम पे मेरे को पता है क्या, मैं थोड़ा सीना चौड़ा कर लेता हूं ऐसे, हाँ सही में दिन रात एक की है। क्यों भाई, क्या जा रहा है अपना, सामने वाला एक्स्ट्रा घंटों पढ़ता था। ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कभी, ठीक है, घंटों पढ़ता था। अरे लड़के ने कभी चाय की दुकान नहीं देखी। मैं रोज शाम को चाय की दुकान पे जाता था चाय पीने के लिए। लड़के ने कभी फिल्में देखता ही नहीं था। एसएससी सीजीएल मेंस होने के पहले 2 बार बजरंगी भाईजान देखी थी मैंने, क्योंकि मेरे को पता था मेरी तैयारी है भैया। तैयारी में एग्जाम आना ना आना कुछ नहीं होता बेटा, वो तो रटने वालों के लिए होता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जितनी मैंने मेहनत की है ना, उससे 5 गुना 10 गुना बढ़ा के बोलते हैं। ये है आदर्श व्यक्ति। एक सिलेक्शन वाले की पहचान बेटा पता है क्या होती है? राम। एक सिलेक्शन वाला राम होता है, समझ रहे हो ना? समाज की नजरों में घंटों पढ़ाई करने वाला, पिता का आदर्श पुत्र, और पूरा राम जी बना देते हैं उनको। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप राम जी हो, चाहे रावण हो, चाहे विभीषण हो, डजंट मैटर। 6 घंटे 7 घंटे इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप अच्छे आदमी हो, बुरे आदमी हो, इसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है बेटा। सिलेक्शन से लेना देना किस चीज का है? जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही हैं? क्या वैसे ही रटते जा रहे हो सुबह 6 बजे उठ के? वो तो जिंदगी भर से रट रहे हो। वही तो टेंस है, जो अभी आज टेंस है वही तो टेंस है, कोई अलग तो है नहीं। तो आपको समझ में आई मेरी बात? तो गांव में एकदम आपकी एक्स्ट्रा तारीफ होगी, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, नौकरी के बाद थोड़ा सीना चौड़ा कर लेना, जिसमें महसूस हो कि हाँ भाई हमने मेहनत की है, थोड़ा सा मतलब तारीफें आए ना। तो आप क्या है, नौकरी के बाद पूरे गांव में इन द लाइमलाइट हो जाओगे। हर आदमी आपकी तारीफ करेगा, आप मुख्य हो जाओगे। आप जैसे त्योहारों में जाओगे तो हर गली में आपकी तारीफ चलेंगी। ये है लड़का, दिन रात मतलब कोड़ू के बैल जैसी पढ़ाई की। मतलब मैं भी सोचता था कि मैंने कोड़े खाए हैं क्या, और ये मतलब सीरियसली। तो मैं और सीना, बस इतना है, इतना सीना चौड़ा करना कि गिर नहीं जाना, ठीक है, लेकिन महसूस करना उस प्राउड को। ऐसे मना नहीं करना, ठीक है, कि नहीं हमने दद्दू हमने नहीं पढ़ा इतना। नहीं नहीं, वो बोले 16 घंटे, तुम बोलना 16 घंटे क्या होता है भैया, हम तो सोए ही नहीं, 18 घंटे पढ़े हम। ऐसे बोलना। कोई 16 घंटे आईएएस नहीं पढ़ता, 16 घंटे, 16 क्या 14 घंटे नहीं पढ़ता। अरे आदमी तो है, 8 घंटे तो सोएगा ही सोएगा। कहने वाली बातें। तो इन द लाइमलाइट का मतलब होता है मुख्य होना। आपकी नौकरी लग जाएगी बेटा, आप मुख्य हो जाओगे, ठीक है। मुख्य का मतलब प्राइम, फोकस में आ जाना। ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भैया, ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बेटा ईडीएम है, 6वां हो गया, 7वां, थ्रो अप इन द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज। आप इसका मीनिंग सोचो, थ्रो इन द स्पॉन्ज, एक ही ईडियम है। थ्रो इन द टॉवल, ठीक है बेटा, इन द टॉल, ठीक है, टॉल। बेटा इसका मतलब होता है टू एडमिट। एडमिट माने बेटा स्वीकार करना, एडमिट माने स्वीकार करना। जब भी किसी आदमी की कोई गलती होती है तो दे एडमिट देयर मिस्टेक्स, ठीक है, वो एडमिट करते हैं, ठीक है। एडमिट, डिफीट का मतलब हार, तो हार को स्वीकार करना, ठीक है, या फिर सरेंडर करना, ठीक है, या फिर सरेंडर करना, या फिर सबमिशन करना, या फिर बेटा सबमिशन करना,
सबमिशन करना, सबमिट करने का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना दूसरों के प्रति। तो सबमिट का मतलब जमा करना, ऐसे ही खुद को भी जमा कर देता है, सेल्फ सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है हार मान लेना, सरेंडर, टू एडमिट डिफीट। इसको एक ही बार में याद करा दूंगा मैं। थ्रो अप इन द स्पॉन्ज, थ्रो इन द स्पॉन्ज, और उसके बाद थ्रो इन द टॉवेल। बेटा देखो, पहले जमाने में क्या होता था, फाइट होती थी, लड़ाई। तो जब दो बॉक्सर लड़ते थे, जब दो बॉक्सर लड़ते थे ये रिंग में, ठीक है, इधर पर रिंग होती थी, ठीक है, WWE सुना होगा। तो बेटा ये जो होता था ना, ये जिस पे लड़ते थे वो लोग, ये, ठीक है, ये जो होता था बेटा, ये जो होता था ये गद्देदार होता था कि अगर कोई फाइटर को पंच मारे, अगर कोई फाइटर को पंच मारे और वो गिरे तो उसको चोट ना हो, उसकी कमर ना टूटे, उसकी रीढ़ की हड्डी ना टूटे, ठीक है। तो ये यहां पे दो फाइटर लड़ रहे हैं फू फा करते हुए, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इनमें अगर किसी एक फाइटर ने एक पंच मारा सामने वाले को, तो वो उछल के कहां पे गिरेगा, स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज का मतलब गद्दा है बेटा, स्पॉन्ज का मतलब यहां पे गद्दा है, गद्दा, ठीक है। तो थ्रो अप इन द स्पॉन्ज, इसका मतलब हार स्वीकार कर लेना। एक पंच मारा जैसे मान लो बेटा, एक पंच मारा जैसे मान लो, तो पंच मारने के बाद कोई गद्दे पे गिर गया, ठीक है, और वो हार गया, ठीक है, उसको इतना तगड़ा मुक्का पड़ा कि वो गिर गया किस पे, स्पॉन्ज पे। या फिर थ्रो इन द स्पॉन्ज और थ्रो इन द टॉवेल। फिर धीमे धीमे समय मतलब चेंज होते होते ये इस ईडीएम में भी बदल गया। तो तीनों ईडीएम का सेम मतलब है, अगर आपको कोई तगड़ा मुक्का मार दे और आप गद्दे पे फाइट की रिंग में उछल के गिर जाओ और आप हार स्वीकार कर लो, एडमिट करना, डिफीट, हार स्वीकार कर लो, या फिर सरेंडर कर दो कि भैया हमें नहीं लड़ना, हम काय को अपना मतलब है, लड़के थोड़े ना हमें कोई मतलब वो नौकरी मिल जानी है। तो लड़ाई भिड़ाई नहीं बोलते कई लोग, नौकरी के लिए लड़ना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है। अरे कुछ नहीं तपना पड़ता, बेफालतू की बातें, समझ में आ जाए तो तुरंत सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है भैया। मिलते हैं ईडीएम्स के नेक्स्ट लेक्चर में। अभी वीडियो पे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम्स की डेट आ गई है सितंबर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।